हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रही हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आई होप कि आप सभी ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी होगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 जनवरी से सभी का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम है 10 जनवरी से लेके फरवरी तक पूरा आपका जाएंगे। 1 महीने एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो आप सभी ने अपनी तैयारी को बेहतर और शानदार कर रखा होगा। एडमिट कार्ड आप सभी ने जो है जिसने भी जिसका कल का एग्ज़ाम है सभी ने निकलवा लिए होंगे, और अपना एग्ज़ाम सेंटर भी आपको पता चल गया होगा। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप जो सक्सेस आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपके लिए मैं पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चनों की जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो आपसे स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम सभी को यहाँ पे अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, और घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक एक घबराहट सी होती है कि हमारा एग्ज़ाम है, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो इसलिए घबराओ मत बिल्कुल भी। अपना एग्ज़ाम दे के आओ और अच्छे से दो, एकदम मोटिवेट होके देना है एग्ज़ाम को, डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे भी एग्ज़ाम आएगा आप उसे अपना कीजिए। अगर आप पहले से डीमोटिवेट होके बैठ जाओगे कि पता नहीं क्या होगा, पहले से घबराने लगोगे एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले, तो आपका एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है। लेकिन आप पूरे एकदम जोश के साथ जाइए और अपना एग्ज़ाम देइए। आपको अच्छे से अपना एग्ज़ाम को देना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ लाइनें मैं आपके लिए यहाँ पे बोलूँगी कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आपने अपने आप से जो वादा किया, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, आपने जो भी वादे किए उनको सभी को पूरा करने का वक्त आ गया है। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं पॉलिटी का फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना, मतलब जब तक पहुंचे भी नहीं, सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था, तो वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बताइए फिर। मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ए बी सी डी कौन सा सही होगा, तो आप कहोगे सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बिना ही 5 माह के अंदर क्या किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है वो कहाँ स्थित है। नैनीताल में, ऋषिकेश में, देहरादून में, चंपावत में। कहाँ पर स्थित है वो, आप कहोगे नैनीताल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। तो वो जो की गई थी वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी, या किस अनुच्छेद में है, आपको ये बात बतानी है। 61वें संविधान संशोधन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या था, किससे रिलेटेड था। तो अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330। तो इनमें से एक अनुच्छेद आपको बताना है जो वयस्क मताधिकार आयु से रिलेटेड है। वो अनुच्छेद आप कहोगे, बहुत बच्चों को पता भी होगा, तो अनुच्छेद 326 जो है वो आपका वयस्क मताधिकार के से रिलेटेड है। ठीक है, और अनुच्छेद अगर बात करूँ मैं अनुच्छेद 322 की, तो अनुच्छेद 322 किससे रिलेटेड है, बताइए। तो ये जो लोक सेवा आयोग के जो व्यय होते हैं, 322 लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है, उनके व्यय से रिलेटेड है। अब बात करूँ मैं अनुच्छेद 325, 324, आपको पता होगा 324, 325 निर्वाचन आयोग के द्वारा इनके बारे में बोला गया है।
तो 325 में क्या बात बोली गई है? 325 में आप सभी को पता होगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, इन सभी के आधार पर आप किसी को अपात्र घोषित नहीं कर सकते हो, अपात्र नहीं बता सकते हो। 325 में ये बात बोली गई है। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 326 में आपको बता चुकी हूँ। 326 वयस्क मताधिकार से रिलेटेड है। 326 में क्या है कि जो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उनमें जो निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार के बारे में बातें बोली गई हैं, आधार पर होना। ठीक है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 किससे रिलेटेड है? ये भी आपका जो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जो जातियां हैं उनके जो स्थानों का आरक्षण है उनसे ये रिलेटेड है। तो ये आपके सभी अनुच्छेद हो गए हैं। आई होप कि आप यहाँ पर आपके सारे अनुच्छेद क्लियर हो गए होंगे। 322, 325, 326, 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है? बताइए कौन सा महाभियोग की प्रक्रिया को बताया? आपको पता होगा महाभियोग क्या होता है। महाभियोग अभी तक किसी राष्ट्रपति पर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है? आप मुझे ये बात बताओ। तो भारत में अभी तक भी महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है। मैं आपको ये बात बता दूं तो वो अनुच्छेद आपका कितना है? अनुच्छेद 61 में आपके महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग का मतलब क्या है कि संविधान का उल्लंघन होने पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। ठीक है। तो महाभियोग लगाया जाता है संविधान के उल्लंघन होने पर। लेकिन संविधान का उल्लंघन कैसे होगा ये संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात कहीं भी नहीं बताई गई कि संविधान के इस आधार पर अगर आप संविधान को उल्लंघन करते हो तो इस आधार पर आप पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये बात तो कहीं भी नहीं बताई गई। सिर्फ इतना बोला गया है कि संविधान उल्लंघन होने पर। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। वो अनुच्छेद आपका, तो ये जो महाभियोग है आप 61 में है। ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ। और महाभियोग आपका संविधान उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये चीज़ें भारत में नहीं हुई हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं चलाया गया है। अगर बात करें हम कि महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, महाभियोग की अगर मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ में तो एक थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ महाभियोग को लेकर। तो महाभियोग जो है वो कैसे लगाया जा सकता है? अगर मैं ये बात बोलूँ आपसे तो महाभियोग का जो आरोप है या महाभियोग जो जैसे चलाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। कोई सा भी सदन, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसको क्या है महाभियोग को ला सकती है। लेकिन इन आरोप पर जो आरोप लगाए गए हैं, कि जिन आरोप पर लगाया गया है कि महाभियोग लाना चाहिए, कुछ आरोप वो सदन के कितना, कम से कम 1/4 सदस्य, मैं आपको यहाँ पर महाभियोग बता देती हूँ, 1/4 सदस्य। ठीक है। तो ये बात याद रखना कि 1/4 सदस्य जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उसके क्या है हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर लोकसभा ने लगाए आरोप कुछ कि इन आधारों पर महाभियोग लगाया गया है या फिर राष्ट्रपति पर, तो फिर वो क्या है कि उनके आधार पर कम से कम 1/4 सदस्य उन पर हस्ताक्षर होने चाहिए उनके। ठीक है। जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं हस्ताक्षर होने चाहिए। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को उसकी जो है नोटिस जो देना पड़ता है वो कितने दिन पहले बताना पड़ता है? तो वो 14 दिन। याद रखना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना चाहिए, देना होता है। ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव, अगर महाभियोग की ओर मैं एक और बात बताऊं आपको कि महाभियोग जो है, जो महाभियोग प्रस्ताव वो कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके पश्चात ही आप दूसरे सदन में उसे भेज सकते हो। अगर आपके सदन से आपके जो सदस्य हैं उन्होंने 2/3 सदस्यों ने उसे पारित किया है तो आप तभी उसे नेक्स्ट वाले सदन में भेज सकते हो। याद रहेगी ये बात आपको। तो 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। तो वही बातें हैं। लेकिन अभी तक भारत में राष्ट्रपति महाभियोग नहीं चलाया गया है। अगर बात करें मैं 60 की, अनुच्छेद 60 की, 61 तो महाभियोग से रिलेटेड हो गया है। अनुच्छेद 60 की बात करें 60 की, तो वो किससे रिलेटेड है? वो राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो 60 से रिलेटेड है। याद रखना 61 मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर अनुच्छेद 60 की बात करूँ कि 65 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? तो जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है, वो आपका 65 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 69 किससे रिलेटेड है?
तो ये आपका रिलेटेड है उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से रिलेटेड है, इससे संबंधित है 69। याद रखोगे ये बच्चे आप? तो ये बात आप याद रखना। और ये सारे अनुच्छेद आपका एक अनुच्छेद से ही आपके महाभियोग की प्रक्रिया हमने जान ली है, और अनुच्छेद 60, 61, 65, 69 सभी को हमने यहाँ पे जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये इसका एक्सप्लेन अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, बताइए? विधि आयोग से, परिसीमन आयोग से, चुनाव आयोग से, वित्त आयोग से। बताइए किससे, इन चारों में किससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे वो है आपका वित्त आयोग से। वित्त आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 में। ठीक है, 280 में है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया था? सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया था? 1995 में, 1970 में, 2002 में, 2011 में। किसमें शामिल किया गया था? तो आप कहोगे 2002 में। सिक्किम को 2002 में उत्तर पूर्व परिषद में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में उनकी मृत्यु से अभी तक भी पता नहीं चला है कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं। ठीक है, तो उसको उनकी जांच के लिए, जो रहस्यमय मृत्यु थी उनकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? नानावटी आयोग, मुखर्जी आयोग, जस्टिस शिव सुब्रमण्यम आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मुखर्जी आयोग बनाया गया था, याद रखना ये बात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में मुखर्जी आयोग बनाया गया। इसने 6 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट क्या है, सौंपी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में है, भूमि और इमारतों पर कर राज्य सूची में है, या फिर आयकर और कृषि पर कर केंद्र सूची में है, या फिर संघ और राज्य के लेखा की ऑडिट केंद्र सूची में है। क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका आयकर और कृषि पर केंद्र सूची। ठीक है, ये कहाँ पर है? केंद्र सूची में है। कृषि को छोड़कर अन्य आयकर केंद्रीय सूची में आते हैं, जबकि कृषि पर कर राज्य सूची में आता है। याद रखना ये बात, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृषि को छोड़कर जितने भी अन्य कर हैं वो सब केंद्रीय सूची में आते हैं, बाकी सब कर राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के साथ है? तो बताइए किसके साथ है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। तो निम्नलिखित अनुच्छेद में अनुसार राज्य कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल के साथ है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 154 है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल की क्या होती है? साथ होती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 153, तो बताइए अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 153 जो है वो आपके राज्यपाल जो हैं राज्यों के राज्यपाल से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से आपका है। ठीक है, संबंधित है अनुच्छेद 154। और अनुच्छेद 155 वो किससे है? आपका राज्यपाल की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 156 के बारे में तो हम अभी मैंने आपको बताया, राज्यपाल की पदावधि है। ठीक है, उनके राज्य कार्यपालिक शक्ति के राज्यपाल के साथ होने से है। वो 154 बताया था, सॉरी 154 हमने देख लिया, 156 हमने बता दिया है। अभी मैंने आपको बताया किससे? राज्यपाल की पदावधि से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाने वाले परिषद को प्रदर्शित करता है? जॉनल परिषद को प्रदर्शित करता है। कौन सा शब्द है जो जॉनल परिषद को प्रदर्शित करता है? सलाहकार निकाय, वास्तविक कार्य निकाय, कानून निर्माता प्राधिकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? वो होगा सलाहकार निकाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिला और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो कौन सा दे सकता है? अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16। कौन सा है? अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य महिला और बच्चों को विशेष सुविधा क्या है? दे सकता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समिति का सदस्य नहीं है जिसने अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करती है? लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय कानून मंत्री।
बताइए कौन सा सही होगा इनमें से, A B C D। बताइए कौन सा सही होगा, तो वो होगा आपका केंद्रीय कानून मंत्री। नियुक्ति समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति क्या है, शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, शिवपुरी। ये आपसे पूछ ले जाते हैं, तो वो है आपका जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में क्या है, स्थित है। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास पॉलिटी की। थैंक यू सो मच।